हम लोग आज बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार और बंगाल के नवाबों के साथ उसके संघर्ष की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि उस समय बंगाल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। बंगाल जो है उस समय मुगल साम्राज्य का एक सूबा या प्रांत हुआ करता था। मुगल बादशाह अपने प्रांतों में दो समकक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करता था। एक को निजाम कहा जाता था, दूसरे को दीवान कहा जाता था। एक को निजाम कहा जाता था, दूसरे को दीवान कहा जाता था। निजाम के जिम्मे कानून व्यवस्था थी, प्रांत की सेना भी इसी के जिम्मे थी और दीवान एक तरह से प्रांत का वित्त मंत्री हुआ करता था। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। आप कहेंगे कि मुर्शीद कुली खां से क्यों शुरू कर रहा हूँ? मुर्शीद कुली खां से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक मुर्शीद कुली खां ही माने जाते हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बंगाल के स्वतंत्रता के जनक कौन है, बंगाल के स्वतंत्र राज्य के जनक कौन है। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे स्थापित करने में मुर्शीद कुली खां का महत्वपूर्ण योगदान था और इसे ही बंगाल की स्वतंत्रता का जन्मदाता कहा जाता है। 1700 ईस्वी में बंगाल के दीवान बने। आगे चलकर 1701 ईस्वी में उड़ीसा का भी इन्हें दीवान बनाया गया। 1704 ईस्वी में बिहार का भी इन्हें दीवान बनाया गया। यानी एक साथ ये तीनों प्रांतों के दीवान के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय बंगाल के जो सूबेदार थे वो औरंगजेब के पोते अजीमुशान थे। अजीमुशान से इनकी नहीं बनती थी। बंगाल की उस समय राजधानी ढाका थी। तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया कि अपना दीवानी कार्यालय जो है वो ढाका से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद लेके चले गए। मुर्शिदाबाद में अपना दीवानी कार्यालय बना लिया। मुर्शिदाबाद का पहले नाम मकसूदाबाद हुआ करता था। जब मुर्शीद कुली खां वहाँ गए तो इनके नाम से वो जाना जाने लगा। आगे चलकर जब मुर्शीद कुली खां बंगाल के निजाम बन गए, जो बंगाल के जब गवर्नर बन गए, तब बंगाल की राजधानी भी मुर्शिदाबाद ही स्थानांतरित हो गई। मुर्शीद कुली खां 1700 में जब दीवान बने, उसके बाद जब औरंगजेब का निधन हुआ तो फारुखशियर जब बादशाह बने थे, उस समय मुर्शीद कुली खां की पदोन्नति हुई। फारुखशियर ने पहले जो है मुर्शीद कुली खां को बंगाल का उप निजाम बनाया और फिर आगे चलकर 1717 ईस्वी में फारुखशियर ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का निजाम बना दिया, बंगाल का गवर्नर बना दिया। निजाम, गवर्नर और नवाब ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, एक ही के लिए यूज किए जाएंगे, लेकिन नवाब इनकी स्वतंत्र स्थिति को इंगित करता है तो नवाब उसके लिए यूज किया जाएगा, अन्यथा ये निजाम और गवर्नर ही हैं प्रांत के। मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बन गए, निजाम बन गए फारुखशियर के समय। और इसी समय फारुखशियर ने एक फरमान भी जारी किया था कंपनी के लिए, 1717 में है। तो बंगाल के जो प्रारंभिक निजाम है मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 तक ये बंगाल के नवाब रहे। इसके बाद इनके दामाद सुजाउद्दीन, इनका कोई पुत्र नहीं था, तो ऐसे में सुजाउद्दीन इनके दामाद बंगाल इनके उत्तराधिकारी बने। 1727 से 39 तक ये बंगाल के नवाब रहे। फिर सुजाउद्दीन के पुत्र सरफराज खां बंगाल के नवाब रहे 1739 से 40 तक। फिर जो है सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। यह जो है 1740 से 56 तक बंगाल का नवाब रहा। इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1756 से 57 तक यह बंगाल का नवाब रहा। इसी के समय पलासी का युद्ध हुआ। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन जब बंगाल के नवाब बने, 39 तक वो बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद सरफराज खां इनके पुत्र हैं, ये बंगाल के नवाब बने। सुजाउद्दीन ने ही बिहार में उप गवर्नर के रूप में अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। अलीवर्दी खां पहले बिहार का उप गवर्नर हुआ करता था और इसकी नियुक्ति सुजाउद्दीन ने की थी। सुजाउद्दीन के निधन के पश्चात जब सरफराज खां उत्तराधिकारी बने, नवाब बने, तब अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पर आक्रमण किया। दरअसल सरफराज खां एक विलासी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अलीवर्दी खां में एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसलिए अलीवर्दी खां ने सरफराज खां पर आक्रमण किया और घेरिया के युद्ध में 1740 में घेरिया या गिरिया, कहीं कहीं आपको गिरिया भी मिलेगा, गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित करके मार डाला।
और स्वयं अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बन गया। 1756 तक बंगाल का नवाब रहा। अब जहाँ तक कंपनी की बात है उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। कंपनी के आगमन और विस्तार में बंगाल में कंपनी ने अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में स्थापित की। उसके बाद उसी समय 1651 में ही कंपनी को एक रियायत मिल गई बंगाल के जो उस समय सूबेदार थे शाह शुजा उनसे। उसमें यह कहा गया कि 3000 रुपया कंपनी वार्षिक देकर बंगाल से जितना चाहे व्यापार कर सकती है। उस तरह की रियायतें कंपनी को आगे भी मिलती रहीं। जब इब्राहिम खां सूबेदार थे उन्होंने भी इस बात को दोहराया था, और जब अजीमुल शाम सूबेदार थे तब 1698 में उन्होंने 3 गांव की जमींदारी कंपनी को दी थी। सुल्तानती, कालीकाट और गोविंदपुर। उसी पर कलकत्ता नगर स्थापित हुआ। तो अब बंगाल एक बहुत ही संपन्न प्रांत हुआ करता था। डरलेस्ट कहता है कि बंगाल जो है भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर है। वहाँ चारों ओर से धन खींचा चला आता है। कंपनी इस स्थिति को समझ रही थी। वो बंगाल में अपना विस्तार करना चाह रही थी, अपना एक अधिकार स्थापित करना चाह रही थी। उस समय बंगाल में सिर्फ कंपनी ही नहीं थी, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, ये सारे लोग थे। अब सारे लोगों के रहते हुए और नवाब के अधीन कार्य करते हुए कंपनी अधिकाधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकती थी। अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब था तो बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में उड़ीसा को भी मिला दिया गया था। 1717 ईस्वी में 1719 ईस्वी में उड़ीसा को भी बंगाल में जोड़ दिया गया। यानी उड़ीसा का अब अलग प्रांत नहीं रहा, वो बंगाल का हिस्सा बन गया। आगे चलकर बिहार को भी इसमें जोड़ दिया गया 1733 ईस्वी में। उड़ीसा बंगाल पहले से ही एक बड़ा प्रांत था, अब और बड़ा प्रांत हो गया क्योंकि इसमें उड़ीसा और बिहार भी शामिल हो गए। अलीवर्दी खां के समय उड़ीसा पर मराठों का लगातार आक्रमण होता रहा। रघुजी भोसले उड़ीसा पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। अंततः 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खां को मराठों से एक समझौता करना पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उड़ीसा का कुछ भाग आप ले लीजिए और 12 लाख रुपया चौथ हमसे ले लीजिए और आक्रमण मत कीजिए। यही संधि हुई, यही समझौता हुआ। मराठों ने 12 लाख वार्षिक चौथ लिया और उड़ीसा का एक क्षेत्र लिया। मराठों के आक्रमण का भय दिखाकर कंपनी अपने कोठी के चारों ओर एक गहरी खाई खोदना चाहती थी। इसकी अनुमति अलीवर्दी खां से ली गई। हो सकता है मराठे कंपनी को भी न लूटे। संभवतः अलीवर्दी खां ने इसकी अनुमति दे भी दी थी। कंपनी ने अपने चारों ओर एक गहरी खाई खोद ली। इसी समय अलीवर्दी खां के दरबारियों ने कंपनी के कर्नाटक में कृत्यों की ओर ध्यान दिलाया कि कर्नाटक में कंपनी क्या कर रही है, हैदराबाद में क्या कर रही है। उस समय कर्नाटक में कर्नाटक युद्ध चल रहे थे कि कंपनी वहाँ नवाबों को, निजामों को बनाने और बिगाड़ने का काम कर रही है। उसको बंगाल में बहुत सहमत दीजिए क्योंकि यहाँ भी वो वही काम करने लगेगी। तभी अलीवर्दी खां ने कंपनी की तुलना मधुमक्खियों से की थी और अलीवर्दी खां ने कहा था कि इन्हें जब तक नहीं छेड़ोगे तब तक ये शहद देंगी, जब छेड़ोगे तो ये काट कर मार डालेंगी। संभवतः अलीवर्दी खां कंपनी से सीधे संघर्ष से बचना चाह रहा था। वो चीज़ों को टाल रहा था, लेकिन चीज़ें टलेंगी कब तक। अलीवर्दी खां अपने अंतिम समय में बीमार रहने लगा। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां ही थीं और तीनों पुत्रियों का विवाह उसने पटना, ढाका और पूर्णिया के गवर्नरों से किया था। लेकिन जब अलीवर्दी खां की मृत्यु के पहले ही उसके तीनों दामाद मर गए थे। अलीवर्दी खां ने उसमें से अपनी पुत्री के एक पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया। उसकी सबसे छोटी पुत्री जो थी पटना के गवर्नर के यहाँ जो ब्याही गई थी, उसका पुत्र जो सिराजुद्दौला था उसको अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया। जब एक पुत्री के पुत्र को आप उत्तराधिकारी नामित करना है तो अन्य पुत्रियां खफा होंगी। वही हुआ। ढाका के जो गवर्नर थे उनकी जो बीवी थी घसीटी बेगम, वो भी उत्तराधिकार का दावा करने लगी। उनके जो है दीवान राजवल्लभ हुआ करते थे, राजवल्लभ ने उनको चढ़ाया होगा, सहायता दी होगी। और उधर पूर्णिया के जो गवर्नर थे उनका तो देहांत हो चुका था, उनके जो पुत्र थे शौकत जंग, वो भी उत्तराधिकार का दावा कर रहे थे। तो ऐसे में सिराजुद्दौला के सामने अब कई शत्रु हैं। एक तो घसीटी बेगम है, उधर शौकत जंग है और फिर कंपनी तो है ही। इसी बीच 1756 में ही यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक युद्ध में हम लोग देख चुके हैं।
सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी यहाँ जो है दक्षिण में कर्नाटक में फ्रांसीसी और अंग्रेज भिड़े, और फ्रांसीसी अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मन हैं, और बंगाल में भी उनकी कोठियाँ हैं। दोनों एक दूसरे से रक्षा के लिए अपनी किलेबंदी करना चाहते थे, दोनों अपनी किलेबंदी शुरू भी कर दिए। सिराजुद्दौला ने दोनों को मना किया, पत्र लिखा कि ऐसा किलेबंदी मत करो, हमारे राज्य में हमसे बिना पूछे ये सब करने की क्या जरूरत है, हमसे एक बार भी पूछे कि हम किलेबंदी करें कि ना करें। फ्रांसीसी तो मान गए, ब्रिटिश नहीं माने। सिराजुद्दौला सबसे पहले अपने एक दुश्मन शौकत जंग को निपटाना चाहता था, वह उस पर आक्रमण करने के लिए गया पूर्णिया। लेकिन इसी बीच कंपनी के जो उस समय गवर्नर थे रॉजर ड्रेक, उनका एक पत्र सिराजुद्दौला को मिला, और उस पत्र से यह स्पष्ट था कि कंपनी किलेबंदी नहीं रोकेगी। अब सिराजुद्दौला को लगा कि मेरे ही राज्य में मेरे ही आदेशों का उल्लंघन हो रहा है सरेआम। उसने शौकत जंग को निपटाना छोड़ दिया, कहा कि पहले कंपनी को निपटा ले। वह वहां से चल दिया, यहाँ आया तो कासिम बाजार में पहले लूटा गया 5 जून को। फिर जो है कलकत्ता का घेरा डाला गया 15 जून 1756 को। कलकत्ता का घेरा डाला गया। कलकत्ता जो है 5 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर रॉजर ड्रेक, उस समय जो सेनापति वहाँ थे निमिचिन, ये सब लोग भाग गए थे समुद्र में। फोल्टा द्वीप पर जाकर शरण प्राप्त किए थे। फोल्टा द्वीप पर शरण प्राप्त किए थे। कुछ एक छोटी सी सेना रह गई थी, वह सेना सिराजुद्दौला के सामने आत्मसमर्पण कर दी। जो लोग आत्मसमर्पण किए उन्हें बंदी बनाया गया। और इसी समय एक घटना कही जाती है कि घटी, जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। तो कलकत्ता का पतन कब हो गया? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को कलकत्ता का पतन हो गया और सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया। सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता सौंप के वो मुर्शिदाबाद चला गया। मानिक चंद को कलकत्ता सौंप दिया, कहा कि इसको देखो हम जा रहे हैं। इसी बीच इसी तिथि को एक घटना कही जाती है कि हुआ था, ब्लैक होल, जिसे ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। इस घटना को बताने वाले हैं जे.जेड. हालवेल। अन्य किसी ने इस घटना का जिक्र नहीं किया। उस समय जो समकालीन इतिहासकार है गुलाम हुसैन शियारुल मुख्तरीन के लेखक हैं, उन्होंने भी इस घटना का उल्लेख नहीं किया। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस घटना का उल्लेख करता है, जे.जेड. हालवेल। वो कहते हैं कि जो बंदी बनाए गए उसमें से 146 लोगों को 18 फीट लंबी और 15 फीट लगभग 15 फीट चौड़े कोठरी में 146 लोगों को कैद कर दिया गया। जून का महीना है, बंगाल की जलवायु है, ऐसे उमस भरी जलवायु है। अब एक रात इन लोगों को इस कमरे में 146 लोगों को कैद किया गया। अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो सिर्फ 23 लोग इसमें से जिंदा निकले बाहर, यानी 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना को प्रचारित किया हालवेल ने। संभवतः ये जानबूझ के ये कहानी गढ़ी गई थी सिराजुद्दौला से प्रतिशोध लेने के लिए, अंग्रेजों को उत्प्रेरित करने के लिए, या फिर सिराजुद्दौला पर अगर आक्रमण होता है तो उसके लिए हम अपना एक तर्क तैयार रखें, एक नैतिक बल हमारे पास हो कि हमारे लोगों को मारा गया इसलिए हम मार रहे हैं। तो इस तरह की बात कही जाती है कि हालवेल ने किया था। तो ये ब्लैक होल की घटना है 20 जून 1756। फिर अब इसी बीच इसकी खबर, जब कलकत्ता के पतन की खबर मद्रास पहुंची तो उस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध की तैयारी चल रही थी। इसकी खबर जब मद्रास पहुंची तो वहां सेना थी। तो क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना कलकत्ता को जीतने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने भेज दिया। इस बीच फुल्टा पे जो गवर्नर रॉजर ड्रेक थे, अन्य जो अधिकारी थे, उनसे और सिराजुद्दौला की बातचीत, समझौते की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हो पाया। फिर जब क्लाइव और वाटसन आ गए तो उन लोगों ने क्या किया कि मानिक चंद, जो कि कलकत्ता का अधिकारी था, उसको घूस देकर कलकत्ता ले लिया कंपनी ने। जनवरी 1757 में कंपनी ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अब सिराजुद्दौला करे क्या? कहा जाता है कि एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें मानिक चंद भाग गया युद्ध से कलकत्ता पर,
कंपनी का अधिकार हो गया। अब सिराजदौला के सामने कोई चारा नहीं है। इसी बीच सिराजदौला ने क्या किया था कि अक्टूबर 1756 में कलकत्ता पर अधिकार करके वो फिर शौकत जंग को निपटाने चला गया था। शौकत जंग को निपटाना छोड़ कर आया था कलकत्ता, फिर वो शौकत जंग को निपटाने चल गया और मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में उसने शौकत जंग को निपटा दिया। शौकत जंग की कहानी खत्म। अब सिर्फ और घसीटी बेगम एक तरह से आत्मसमर्पण कर देते। अब सिर्फ एक ही शत्रु सिराजदौला की रह गई थी, कंपनी, लेकिन वो सब पे भारी थी। क्लाइव ने क्या किया कि मानिकचंद को घूस देकर एक तरह से कलकत्ता ले लिया। अब कलकत्ता पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। सिराजदौला के सामने अब क्या चारा है? अब एक ही चारा है कि वह संधि करे, समझौता करे। तब यहीं पर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि हुई। इस संधि में क्या कहा गया कि कलकत्ता कंपनी के पास है, किलेबंदी का भी अधिकार दे दिया गया और पहले से जो भी अधिकार रियायतें थे कंपनी को वो सब सौंप दी गई, वो सब दे दिया गया। लेकिन इतने से भी कंपनी अभी संतुष्ट नहीं है। वह बंगाल से फ्रांसीसियों को भगाना चाह रही है। मार्च 1757 में कंपनी ने क्या किया कि फ्रांसीसी कोठी जो चंद्रनगर थी उस पर अधिकार कर लिया। चंद्रनगर, इसका विरोध सिराजदौला ने किया कि हमारी एक प्रजा दूसरी प्रजा पर इस तरह से कैसे कर सकती है, इसका विरोध किया। लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये गलती सिराजदौला की थी। अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। कुछ फ्रांसीसी भागकर सिराजदौला की शरण में आए। सिराजदौला ने उन्हें शरण दिया। अंग्रेजों ने उनकी मांग की कि ऐसा है कि आप इन्हें हमारे सुपुर्द करें, लेकिन शुरू में सिराजदौला ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन अपने दरबारियों के कहने में आकर फिर उन्हें लौटा दिया। अब क्लाइव ये देख रहा है कि सिराजदौला का फ्रांसीसियों के साथ संबंध बन रहा है और फ्रांसीसी हमारे दुश्मन हैं, तो वो चाह रहा है कि हम सिराजदौला को ही हटा दें। अब इस पे बात होने लगी कि सिराजदौला को हटा दिया जाए, कोई दूसरा नवाब बनाया जाए। तो ये देखा गया कि सिराजदौला के दरबार में कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो हमारे साथ मिल सकते हैं। इसके लिए काम पे लगाया गया अमीन चंद को, एक बिचौलिए का कार्य कर रहा था। उसने बताया कि हाँ साहब बहुत लोग हैं। उनका खुद सेनापति मीर जाफर है, एक और सेना का अधिकारी यार लतीफ़ है, उनका दीवान खुद राय दुर्लभ है, वो भी हमारे साथ आ सकता है। तो इन सारे लोगों से संपर्क किया गया। इन सबको अपनी ओर कंपनी ने मिलाया। अभी नवाब को इन पे कोई संदेह नहीं है। यह तय हुआ कि पलासी में सिराजदौला को मीर जाफर लाएगा और वहीं पर क्लाइव भी आएंगे। वहाँ मीर जाफर जो है युद्ध में निष्क्रिय रहेगा, सिराजदौला को पराजित किया जाएगा, उसे बंदी बनाया जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस युद्ध को जीत लिया जाएगा और मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। अमीन चंद ने कहा कि ऐसा है कि अमीन चंद को जो भी देने की बात की गई हो उतने से वो संतुष्ट नहीं था। वो और रकम की बात मांग किया। कहा कि नवाब का जो खजाना है उसमें से भी मुझे हिस्सा चाहिए। तब जो है क्लाइव के, नहीं तो अगर आप लोग नहीं देंगे तो हम जाके उधर बता देंगे सिराजदौला को, भंडाफोड़ कर देंगे सारी योजना का। तब जो है क्लाइव ने उसको कहा कि यार ऐसा मत करो, चलो जो कह रहे हैं वही होगा। उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा, मुँह जवानी नहीं होगा, एक पत्र तैयार किया जाए। एक पत्र तैयार किया गया, एक सही पत्र तैयार किया गया, एक गलत पत्र तैयार किया गया। उस पर वाटसन से हस्ताक्षर करने को कहा गया। वाटसन ने कहा हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो क्लाइव ने वाटसन का फर्जी हस्ताक्षर करवा दिया और इस प्रकार अमीन चंद को रोका गया इस भंडाफोड़ करने से। बाद में सिराजदौला को ये पता लगा कि हमारे कुछ अधिकारी अंग्रेजों से मिल चुके हैं। तब सिराजदौला ने पलासी युद्ध के कुछ दिन पहले मीर जाफर के घर गया मिलने उनसे। अपनी पगड़ी उतार के उनके सामने रखा, कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। मीर जाफर ने उसे आश्वस्त किया ऐसा नहीं होगा, आप चलिए, हम आपके साथ रहेंगे। पलासी में दोनों सेनाएं आई 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को पलासी में दोनों सेनाएं आमने सामने। नदिया जिले में गंगा नदी के तट पे ये पलासी गांव था, एक आम का बगीचा था। यहीं पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। इधर मीर जाफर नेतृत्व कर रहे हैं, इधर क्लाइव है।
मीर जाफर जब युद्ध शुरू हुआ, सुबह ही युद्ध शुरू हुआ, मीर जाफर निष्क्रिय खड़े थे, लेकिन सिराजुद्दौला की सेना के दो जो सेनानायक थे, मीर मदान और मोहनलाल, वो लोग बड़ी वीरता से युद्ध कर रहे थे। युद्ध इतनी वीरता से कर रहे थे कि क्लाइव की सेना को पीछे भागना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। लेकिन अंततः मीर मदान को एक गोली लगी और मीर मदान मारे गए। तब सिराजुद्दौला भी युद्ध में था ही। सिराजुद्दौला ने मीर जाफर से पूछा, अब क्या किया जाए। मीर जाफर इसी का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि ऐसा है कि यहाँ से निकल चलिए जान बचा के, क्योंकि हम लोग युद्ध जीत नहीं पाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, युद्ध बड़ी आसानी से जीता जा सकता था, लेकिन मीर जाफर ने कहा कि हम लोग युद्ध जीत नहीं पाएंगे, चलिए यहाँ से निकल चलिए। मोहनलाल को कहिए कि, क्योंकि मोहनलाल अभी युद्ध कर ही रहा था, मोहनलाल को बुलाइए जल्दी। मोहनलाल को संदेश भेजा गया। मोहनलाल ने कहा, हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ से पीछे आने का क्या मतलब है। लेकिन बार बार मोहनलाल को जब सिराजुद्दौला का संदेश पहुंचा मोहनलाल के पास, तो अंततः उसको वापस आना पड़ा। पूरी सेना भागी। सिराजुद्दौला जान बचा के ऊँट पे सवार होकर मुर्शिदाबाद आए। वहां से अपनी पत्नी लुत्फ उन निशा को लेकर और कुछ जेवरात वगैरह जितना ले सकते थे लेकर वहां से भागे। मुर्शिदाबाद क्लाइव और मीर जाफर दोनों लोग आए। क्लाइव ने कहा कि ऐसा है मीर जाफर से कि पहले सिराजुद्दौला को पकड़ो। सिराजुद्दौला को पकड़ने के लिए सबको लगाया गया। तो मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, उन्होंने सिराजुद्दौला को घेर लिया और सिराजुद्दौला गिरफ्तार हुए, मुर्शिदाबाद लाए गए। वहाँ पर मीर जाफर के जो पुत्र थे मीरान, उनके कहने पर मोहम्मद बेग ने उनकी हत्या कर दी। उनके शव को हाथी पर बिठा के पूरे शहर में घुमाया गया। राज दरबार की जो महिलाएं थे उनको नदी में डुबा दिया गया। लेकिन मीर सिराजुद्दौला की जो पत्नी थी लुत्फ निशा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए मीर जाफर ने उनसे विवाह का प्रस्ताव किया और उनके पुत्र मीरान ने भी उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। उसने दोनों के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि हाथी की सवारी कर चुके हैं तो गधे की सवारी करें। तो इस प्रकार लुत्फ निशा ने इनके प्रस्तावों को नहीं स्वीकार किया। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने जो कंपनी से वादा किया था कि 24 परगना आपको देंगे, 24 परगना दिया। ये कहा कि कंपनी को चुंगी से छूट तो है ही, कंपनी के कर्मचारी अपने व्यक्तिगत व्यापार भी अगर करते हैं तो उन्हें भी वो छूट दी जाएगी। आगे चलकर उन्होंने वर्धमान और नदिया जिले के कुछ भाग को भी कंपनी को दिया। ठीक, अब इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें हैं, एक तो तिथिक्रम कालक्रम मिलाने को आता है। तो कालक्रम में हम लोगों ने एक बार समरी कर लिया जाए। तो कालक्रम में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले कलकत्ता का पतन हुआ था। कलकत्ता का पतन कब हुआ? 20 जून 1756 को। फिर जो है मनिहारी का युद्ध अक्टूबर 1756 में। ठीक, फिर जो है कलकत्ता को अंग्रेजों ने कब ले लिया? जनवरी 1757 में। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। फिर पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को पलासी। और इसी बीच जो जून 1756 में इसी समय एक और घटना हुई थी, वो थी ब्लैक होल की घटना। मुख्य किरदार कौन कौन थे? तो मुख्य किरदार में एक तो सिराजुद्दौला है, नवाब है। सिराजुद्दौला नवाब है तो मुख्य किरदार उन्हीं का है। उधर कंपनी है सिराजुद्दौला, इधर कंपनी है। कंपनी में उस समय गवर्नर कौन थे कलकत्ता के? रॉजर ड्रेक। फिर क्लाइव आए, वाटसन आए। यहाँ सिराजुद्दौला है और इनके जो दो प्रतिद्वंदी हैं वो है एक घसीटी बेगम, दूसरे हैं शौकत जंग। ये कहाँ के हैं? शौकत जंग पूर्णिया के शासक हैं और ये ढाका। ठीक, सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को निपटा दिया मनिहारी के युद्ध में। घसीटी बेगम के साथ एक व्यक्ति और था, वो थे राजबल्लभ। इनके दीवान थे। इन्हीं के पुत्र
कृष्ण वल्लभ कंपनी के शरण में चले गए थे, उन्हीं को सिराजउद्दौला ने कंपनी से मांगा था कि ऐसा है कि हमें उनको सौंप दो, लेकिन कंपनी ने देने से इनकार कर दिया था। तो राजवल्लभ है। इधर सिराजउद्दौला के दरबार में जो लोग थे उसमें मीर जाफर ये सिराजउद्दौला के सेनापति हैं। यार लतीफ़ एक और सेना नायक है। फिर सिराजउद्दौला के जो दीवान हैं राय दुर्लभ, ये सब लोग क्या चले गए, इधर चले गए। ठीक, इधर और जो दो लोग बने, एक जो सेठ था, धनी सेठ था, जगत सेठ, ये भी अंग्रेजों से मिला था। साथ में अमीन चंद, यही बिचौलिया का कार्य किया था अमीन चंद ही। ठीक, तो ये इतने किरदार हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब पलासी के युद्ध के संदर्भ में विद्वानों के क्या मत है। पलासी के युद्ध के संदर्भ में के.एम. पनिकर कहते हैं कि यह युद्ध नहीं था, सौदा था। पलासी के युद्ध को कहते हैं कि यह युद्ध नहीं था, सौदा था। मीर जाफर और बंगाल के धनी सेठों ने मिलकर नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ठीक, लेकिन इस युद्ध की बड़ाई भी करते हैं जी.बी. मालेसन कहते हैं कि इतिहास में इतना महत्वपूर्ण युद्ध कोई जीता ही नहीं गया जिसका इतना महत्वपूर्ण परिणाम निकले। उन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिणामों वाला ये युद्ध था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध के कारण कंपनी जो है वो पूरे मुस्लिम साम्राज्य में सबसे बड़ी शक्ति बन गई, और इसी युद्ध के कारण उसे मॉरिशस, आसाम द्वीप और मिस्र को अपने संरक्षण में लेना पड़ा। ठीक, आगे चलकर उसने समस्त भारत पर अधिकार किया। तो इतना महत्वपूर्ण युद्ध, इतने महत्वपूर्ण परिणामों वाला युद्ध, इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। हालांकि इसके बाद महत्वपूर्ण परिणामों वाला जो निर्णायक परिणाम जिसे कहा जा सकता है वो युद्ध बक्सर का था। उस बक्सर के युद्ध का रास्ता इस युद्ध से होकर जाता है। तो इस संदर्भ में इस युद्ध की महत्ता है। योजना सरकार का थोड़ा सा दूसरा विचार है, वो कहते हैं कि यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक, तो ये इस युद्ध के संदर्भ में लोगों द्वारा कहे गए मत है। बंगाल एक संपन्न प्रांत था, जैसा कि वर्लस्ट ने जो कहा था कि बंगाल पूरे भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, चारों ओर से धन वहाँ खींचा चला आता है, और बंगाल के धन से ही कंपनी ने कर्नाटक को भी जीता, और जो है पूरे भारत पर उसका धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित हुआ। यह बात मेरियट ने भी कही थी। उसने क्या कहा था कि डुप्ले जो भारत के विजय की जो चाबी मद्रास में खोजना चाहता था, उसे क्लाइव ने कहा खोज लिया, बंगाल में खोज लिया और उसे पा भी लिया। बंगाल में उस चाबी को खोजा और उसे प्राप्त किया। ठीक, तो अब आगे मीर जाफर जब नवाब बनते हैं तो मीर जाफर कंपनी को क्या क्या देते हैं, फिर मीर जाफर की बात हम लोग आगे करेंगे।